Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams, and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on daily news review। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सुसाइड केसेस को लेकर। देखिए 1/3 of all 2020 suicides were of daily wages earner। समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। मैंने आपको बताया था एनसीआरबी की रिसेंट अभी रिपोर्ट्स आना यहाँ पर चालू हुई हैं। कल हमने रेप केसेस के बारे में यहाँ पर पढ़ा था, विमेंस के अगेंस्ट वायलेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सुसाइड रेट्स को लेकर। देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो ओवरऑल 1.7 लाख सुसाइड हुए हैं अकेले 2022 में, जिसमें से 1/3 ये लोग हैं जो कि दैनिक रूप से अपनी कमाई करते हैं, जो डेली वेजेस मजदूर आपको देखने मिलते हैं, जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं या फार्मर्स हैं। और ये बात कोई नहीं बोल रहा है, बल्कि ये बात यहाँ पर आ रही है एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से। एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड इन इंडिया, ये एडीएसआई रिपोर्ट 2022 बोल रही है एनसीआरबी की। साथ ही आगे अगर हम बात करें तो ये जो रिपोर्ट है अलॉन्ग विद द एनसीआरबी एनुअल क्राइम रिपोर्ट 2022, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था, जहां पर दिल्ली में आपको क्राइम ज़्यादा देखने मिले थे, इसमें भी एक और चीज़ पता चली है कि दिल्ली में जहां पर क्राइम की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बेकार है, वहीं अगर हम एट्रोसिटीज़ और बाकी चीज़ों में देखें तो जो एट्रोसिटीज़ हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर, स्पेशली इन दी राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहाँ पर 2022 के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो एट्रोसिटीज़ ज़्यादा बढ़ी है। वहीं अगर हम मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम में इस साल आप देखेंगे तो कोई भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया है अगेंस्ट दी एससीज एंड एसटीज़, विच इज़ वेरी गुड। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो उन टॉप 5 स्टेट्स में आ जाते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई हैं अगेंस्ट दी एससी एंड एसटी कम्युनिटी। चलिए कमिंग बैक ऑन टू द सुसाइड पॉइंट, यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी होगी। एडीएसआई की रिपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सुसाइड हमें देखने मिल रहे हैं ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरल और तेलंगाना में देखने के लिए मिले हैं। जहाँ पर महाराष्ट्र ने अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर लिस्ट को यहाँ पर टॉप किया है विद 22,746 सुसाइड। आगे अगर हम देखेंगे डेली वेजेस के अलावा एग्रीकल्चर वर्कर, फार्मर्स इस लिस्ट का 9.6% हिस्सा बना रहे हैं। अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो 9.2%, जो कि 12,000 केसेस रजिस्टर है, उसमें से 9.2% केसेस अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के हमें देखने के लिए मिलेंगे। वहीं कुछ ऐसे स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, पुडुचेरी की बात करें तो ये वो जगह हैं जहाँ पर ज़ीरो सुसाइड आपको देखने मिला है फार्मर्स, कल्टीवेटर्स और एग्रीकल्चर लेबर्स के बीच में, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा इंडिकेशन है ये। दूसरा अगर हम बात करें विमेंस या होम मेकर्स की तो अप्रॉक्सीमेटली 48,000 विमेंस जो कि यहाँ पर जिनकी मृत्यु हुई है 2022 में सुसाइड की वजह से। इसमें भी आप देखेंगे इस 48,000 में, अगर हम इस 48,000 डेटा को 100% डेटा मान के चल रहे हैं तो 52% केवल वो महिलाएं हैं दोज हु आर होम मेकर। इसमें अगर आप देखेंगे इसके बाद अगर हम देखेंगे 52% के अलावा तो बाकी महिलाएं जिन्होंने यहाँ पर जिनके अंदर सुसाइड रेट हमें ज़्यादा देखने मिले हैं वो हैं स्टूडेंट, और उसके बाद आ जाते हैं डेली वेजेस। कॉमन कॉज की अगर बात करें एनसीआरबी की डेटा ने एक और चीज़ यहाँ पर निकाली है, विच इज़ दी फैमिली प्रॉब्लम, इलनेस। यहाँ पर देखिए सुसाइड का एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट कर रहा है। हाफ ऑफ द जितने भी ज़्यादा केसेस यहाँ पर दर्ज किए गए हैं, इसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा सामने आई हैं। पहले तो आप देखेंगे कि जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं ये इसका एक बहुत बड़ा ज़रिया बनेंगी। दूसरा है इलनेस। दूसरे सिग्निफिकेंट रीजंस में ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल एडिक्शन, मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पर बन जाएंगे। मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये प्रीडोमिनेंटली विमेंस में हमें देखने मिल रहे हैं, और स्पेशली एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से जो डाउरी रिलेटेड केसेस हैं वो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रपोर्शन कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी के साथ इस रिपोर्ट की एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझिए, यहाँ पर ट्रांस पीपल के ऊपर भी रिपोर्ट्स को जनरेट किया गया है, और इसमें पता चला है कि 28 ट्रांस पीपल जो हैं, ट्रांस पर्सन जो हैं, इनकी मृत्यु भी सुसाइड की वजह से हुई है, और इसका सबसे बड़ा कारण है अनएक्सेप्टेंस।
सो ये था ये पूरा आर्टिकल के बारे में। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम क्यों डिटेल में जा रहे हैं, कितने परसेंट क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखिए, जब आप सोशल इश्यूज़ जैसे एग्ज़ाम पे तैयारी करते हैं, जब आप अपने एसेज राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे में एनसीईआरबी की ये जो डेटा होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि भाषणबाजी लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाउ मच ऑन अ फैक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट। सो कोशिश करिए ऐसे आर्टिकल्स की कटिंग्स आप अपने पास रखिए जिसमें प्रीवियस डेटा का एक कंपैरेटिव स्टडी आपके पास हो। जब भी ऐसा कोई आर्टिकल आता है रिलेटेड विद द सोशल इश्यूज या आपको कहीं पर इस डेटा को लगाना है, आप इसका बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं एनसीईआरबी के बारे में। सो एनसीईआरबी एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1986 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हमें देखने मिला था और मुख्य उद्देश्य था कलेक्ट करना और एनालाइज करना उन सारे क्राइम्स को, सारे डेटा को जो कि नेशनल लेवल पर यहाँ पर किया जाता है। यूजुअली ये क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ, सुसाइड इन इंडिया जैसी बहुत सारी रिपोर्ट्स को रिलीज़ करते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड इट्स टॉकिंग अबाउट द नीडलेस डाइवर्जन। हम बात करेंगे वेनेजुएला और गुएना को लेकर। देखिए, वेनेजुएला ने यहाँ पर कंडक्ट किया है कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम ऑन वेदर टू असर्ट सोवरेनिटी ओवर एसईक्यू, जो कि एक ऑयल रिच डिस्प्यूट रीजन है जो कि इस समय बिलोंग करता है गुएना के द्वारा। 95% वोटर्स की अगर हम बात करें वेनेजुएला इलेक्टोरल अथॉरिटीज़ के हिसाब से, तो इन्होंने कंट्री के क्लेम को बहुत अच्छे से स्वीकारा है कि ये जो जगह है एसिक्वेबो, ये वेनेजुएला की होनी चाहिए। ये रेफरेंडम कहीं ना कहीं एक टेंशन क्रिएट कर रहा है साउथ अफ्रीकन के दो नेशंस के बीच में, विच इज़ दी वेनेजुएला एंड गुएना। चलिए सबसे पहले ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी को आपको यहाँ पर समझना होगा। दिस इज़ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी एसिग्यो रीजन। ये आपको वेनेजुएला और गुएना की कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। नियर बाय यू कैन सी कोलंबिया एंड ब्राज़ील। समझिए हिस्टोरिकल क्लेम्स क्या है। वेनेजुएला यहाँ पर एक एसिक्यूबो के ऊपर अपने बहुत समय से राइट मानता है। इसका मानना है कि इसको अनलॉफुली यहाँ पर कॉलोनियल पीरियड के दौरान यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया था और गुएना को दे दिया गया। 1996 में अगर हम बात करें तो एक टेम्परेरी जेनेवा एग्रीमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था दोनों कंट्रीज के बीच में बाय दी बिटवीन वेनेजुएला, और हम बात कर सकते हैं गुएना जो कि इस समय तक यूके की पावर हुआ करता था। गुएना की बात करें, इन्होंने स्टेटस क्वो यहाँ पर मेंटेन किया हुआ था और एक पीसफुल रिजोल्यूशन लेकर आया गया। लेकिन बाद में यहीं पर आप देखेंगे इसको कहीं ना कहीं वेनेजुएला मानता है कि ये गलत है। ये इस समय साइन किया गया है जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर अपनी कॉलोनियल पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। लीगल डिस्प्यूट की बात करें तो गुएना जो कि एक लौती इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है लैटिन अमेरिका में, ये अपहोल्ड करती है 1889 के बॉर्डर एग्रीमेंट को, जिसके तहत डिसाइड किया जाता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर के रूप में। अगर हम बात करें तो इसने यहाँ पर इसको फाइनल किया था जिसका पार्ट थे आपको पता है रशिया, ब्रिटेन एंड यूएस। 2018 में अगर हम बात करें तो इसी टेरिटरी का अगर आप बात करें तो इसी एग्रीमेंट के उल्लंघन को लेकर गुएना ने अप्रोच करा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वेनेजुएला ने यहाँ पर आर्ग्यू किया कि देखिए इट वॉज नॉट अ पार्टी टू दी 1899 एग्रीमेंट, और इसी के साथ ये जो एग्रीमेंट है जो गुएना के साथ हुआ है, ये ठीक है गुएना और आईसीजी के मध्य तो आ सकता है लेकिन वेनेजुएला का इसमें कोई पार्ट नहीं होगा क्योंकि वो इस समय तक कोई पार्टी नहीं था एग्रीमेंट में, और ऐसे में जितना भी एग्रीमेंट है ये नल एंड वॉइड हो जाता है। गुएना ने यहाँ पर बोला कि देखिए बैन करिए ये जो रेफरेंडम करवा रहे हैं, आईसीजी से बोला कि भाई रिक्वेस्ट की कि वेनेजुएला ये जो रेफरेंडम करवा रहा है इसको बंद करिए, बट इट वाज डिनाइड। बट जो कैरेकस है इसको कॉशन किया गया और बोला गया कि इसके स्टेटस को दिस व्हाट द कैरेकस वी आर टॉकिंग अबाउट, इसको किसी भी तरीके से ऑल्टर करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ हम बात करें तो वेनेजुएला क्लियरली रिजेक्ट करता है जेनेवा एग्रीमेंट 1966 को, साथ ही वो 1899 का ये जो बॉर्डर डिसीजन है इसको भी नहीं मानता है। ऑल्दो इस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था कि दोनों के बीच में एक जो डिस्प्यूट है टेरिटरी को लेकर उसको पीसफुल रिजोल्यूशन किया जा सके। यहीं पर अगर हम देखेंगे हुगो चावेज एरा, ठीक है, प्रेसिडेंट हुगो की अगर हम बात करें जिनका टाइम पीरियड 1999 से लेकर 2013 का माना जाता है, ये जो डिस्प्यूट है
इसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा उछाल देखने के लिए मिला। चावेज़ के इरा की अगर हम बात करें तो इनका मुख्य उद्देश्य था डोमेस्टिक और रीजनल इश्यूज़ को सुलझाना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक तरफ इस टेंशन को शांति भी देखने मिली। लेकिन इस समय जब हम ऑयल डिस्कवरीज को लेकर बात कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ पर कोस्टल एरिया में ऑयल डिस्कवरी हुई है, ये जो टेंशन है ये फिर से फ्लेयर अप हो चुकी है। और वेनेजुएला अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ निकोलस मडूरो, आप सभी को पता है, इन्होंने अपने हिस्टोरिक क्लेम को एसिक्यूबो को लेकर फिर से उजागर किया है कि दिस इज आवर टेरिटरी एंड इट शुड बी विद अस। चलिए बात करते हैं आईसीजे को लेकर। आप सभी को बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए, हर बार की तरह हम कुछ एडिशनल पढ़ेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में बाय द यूनाइटेड नेशन चार्टर, और इसने काम करना शुरू किया था अप्रैल 1946 में। ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जो कि आपको द हेग में देखने, द हेग मतलब हम नीदरलैंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अनलाइक दी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इट इज द ओनली वन which is not located in New York, USA. This you should remember, आपको अपने आप याद रहेगा कि भाई जब हम आईसीजे की बात करते हैं तो ये नीदरलैंड हेग में देखने के लिए मिलेगा। आईसीजे का मुख्य काम क्या है? जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज को लेकर, उसके बीच में एक अकॉर्डेंस क्रिएट करना, जो इंटरनेशनल लॉज या एग्रीमेंट साइन हुए हैं उनको यहाँ पर मेंटेन करना, और कभी भी यहाँ पर अगर किसी तरीके का लीगल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, सो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ ही दे विल इंटरवीन एंड विल टेक एनी स्पेशल डिसीजन। ओके, अब आप मुझे बताएंगे, इंडिया ने रिसेंटली आईसीजे को यहाँ पर अप्रोच किया था जब एक बहुत ही हिस्टोरिक केस हुआ था इंडिया में। वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्च 2016। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स ने इंडिया के किसी व्यक्ति को यहाँ पर कैप्चर किया हुआ था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताएंगे। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, विच इज टॉकिंग अबाउट द नीड टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करी है, जिसके अंदर कुछ हिडन कॉस्ट जो कि ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम का पार्ट बनते हैं उसके बारे में बताया है, जो कि कहीं ना कहीं $10 ट्रिलियन को क्रॉस कर रहा है। इसी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस कॉस्ट में इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो ये हमारी जीडीपी का 11% पार्ट बन जाता है, चाहे आप मिडिल इनकम कंट्रीज़ इंडिया की बात करें या दूसरी कंट्रीज़ की। इम्पॉर्टेंस क्या है? देखिए, इन हिडन कॉस्ट की वजह से अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पॉवर्टी बढ़ रही है, एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है, लेकिन पॉवर्टी के साथ साथ हमारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस फूड में अंडर नरिशमेंट होना, अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न होना, और कहीं ना कहीं इस फूड की जो डिलीवरी हम तक हो रही है वो कंटामिनेटेड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। बात करें कि यहाँ पर इस पूरी रिपोर्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं तो ये रिपोर्ट एट्रीब्यूट करती है कि कहीं ना कहीं ये जो कॉस्ट है, ये जो यहाँ पर हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अनसस्टेनेबल बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से बढ़ रही हैं, जो कि एग्री फूड बिजनेसेस में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। कैसे हमें समझना होगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये रिपोर्ट यहाँ पर बात करती है कि जो इम्पैक्ट है इंटेंसिव एग्रीकल्चर का इंडिया में, पर्टिकुलरली जो कि फोकस करता है ग्रीन रिवॉल्यूशन को। पिछले 5 दशकों में केवल और केवल ग्रीन रिवॉल्यूशन के आधार पर इंडिया ने अपने आप को एक बहुत बड़ा फूड ग्रेन मार्केट बनाया हुआ है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये मोनोक्रॉपिंग सिस्टम के आधार पर काम करता है, ये केमिकल इंटेंसिव फार्मर प्रैक्टिसेस की बात कर रहा है। आप देखिए, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, मशीनरीज को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाई जा सके। हम जहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन में और सारी चीज़ों में सब कुछ बहुत अच्छा मान रहे हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ये जो हमने क्रांति लाई है, इसके साथ कुछ हिडन कॉस्ट भी हैं जिनसे हम आज की डेट में सरवाइव कर रहे हैं। मोनोक्रॉपिंग की बात करें, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन में यहाँ पर प्रमोट करा गया है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को लेकर, इसमें आप देखेंगे 70% इंडिया का जो प्रोडक्शन है ये केवल और केवल सीमित रह गया है पैडी और वीट तक। रिजल्ट आप देखिए कि एक
कहीं ना कहीं जो इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम था हमारा, वो यहाँ पर बर्बाद होता जा रहा है। हम डाइवर्स क्रॉप सिस्टम या क्रॉप वेराइटीज़ को यूज़ करना बंद कर चुके हैं। हम बहुत सारे स्टेपल्स जैसे पल्सेस, मिलेट, इन सभी का इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो क्रॉप्स हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे रही हैं जैसे पैडी एंड वीट्स, उसी को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। और आप देखिए इसका कनेक्शन कैसे है, समझने की कोशिश करिए कि एनवायरनमेंट कैसे डिग्रेड हो रहा है। कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पर पैडी की फसलों की वजह से सटल बर्निंग हो रही है ना। क्यों? अब ये इन्हीं क्षेत्रों में जहाँ जहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया है, आप समझिए वहीं पर इसको सीमित देखने मिलेगा। तो जहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, वहीं उसके पीछे कुछ हिडन कॉस्ट है जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट तो डिग्रेड हो रहा है, हमारा जो नॉलेज है एंशियंट टेक्नोलॉजी को लेकर वो यहाँ पर डिक्लाइन होता जा रहा है, डाइवर्स क्रॉप पैटर्न खत्म हो रहा है, हम पल्सेस और मिलेट्स का यहाँ पर यूज़ करना बंद कर चुके हैं, जिसकी वजह से जो हमारा न्यूट्रिशन है और इकोलॉजिकल हेल्थ है वो भी बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट हो रही है। इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो देखिए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो रही है, एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा हो रहा है जिससे ग्राउंड वाटर डिप्लेसमेंट की कंडीशन यहाँ पर आ चुकी है। बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना केवल हमारी सॉइल कंटामिनेट हो रही है, हमारा ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो रहा है और जो फूड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कंटामिनेट हो रहा है। रिजल्ट क्या होगा? धीरे धीरे हम केमिकल्स पे डिपेंडेंट फूड का इस्तेमाल करने लगेंगे। आप समझिए, अभी एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक आना शुरू हो चुका है। वाई ऑल दिस इज़ हैपनिंग? हम कंटामिनेटेड चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि फसल जो बाहर आपको लहलहाती हुई अच्छी दिख रही है उससे सब कुछ हो। हमारी सॉइल की हेल्थ कैसी है, हम किस प्रकार के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए दूसरे सेक्शन पर बात करें हम, प्राइवेटाइजेशन एंड डीरेगुलेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया। प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन एग्रीकल्चर की बात करें तो इसकी वजह से भी देखिए इनडेप्टनेस की कंडीशन क्रिएट हो गई है। किस तरीके से इनडेप्टनेस की कंडीशन क्रिएट हो गई है? जो एग्रेरियन हाउस होल्ड है, डेप्ट एसेट रेशियो की अगर हम बात करें तो एक फार्मर हाउस होल्ड 2013 में 630% हायर देन इन 1992 की कंडीशन अगर आप बात करेंगे फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ये जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में, इसकी वजह से बहुत बड़ा कंसर्न आ गया है। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के एवरेज मंथली हाउस होल्ड इनकम जो है वो केवल और केवल 10,816 रुपये यहाँ पर एस्टिमेट की गई है इन इंडिया, विच इज़ क्वाइट कंसर्निंग, क्योंकि अमाउंट बहुत ही कम है, बहुत कम यहाँ पर ये कमा पा रहे हैं। बहुत सारा इनकी जो इकोनॉमी है, जो इनकी लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स हम मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम की जगह अब फार्मर ऐसी क्रॉप्स को उगा रहा है जिससे केवल और केवल उसको पैसे मिल सके। मजबूरी समझिए, कारण समझिए, क्योंकि उनके ऊपर डेप्टनेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, साथ ही रिपोर्ट में एक और चीज़ यहाँ पर सजेस्ट की जा रही है कि देखिए कहीं ना कहीं हमें मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को लाना होगा। ना केवल ये फार्मर्स की कंडीशन को सुधार सकता है बट न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकता है। एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। इंडिया में अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी को लेकर तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि अश्योर करता है कि 65% हाउस होल्ड, लगभग 800 मिलियन लोग जो इसका पार्ट बनते हैं, इनको सब्सिडाइज रेट पे यहाँ पर अनाज दिया जाएगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत, मिड डे मील स्कीम के तहत, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको बढ़ाया जाएगा और इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी कि एवरीवन शुड गेट द फूड। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है इट इज़ द राइस एंड व्हीट, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी में भी अगर आप देखेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन कहीं ना कहीं लिमिट हो जाता है। वाई? बिकॉज वी आर ओनली कंसर्न टुवर्ड्स द राइस एंड व्हीट, बिकॉज वो आसानी से मिल जाते हैं। करना क्या ज़रूरी है? जो हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हमें राइस के अलावा कोर्स ग्रेन, मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मेज़, बार्ले, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। क्यों? क्योंकि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चावल और गेहूं से कहीं ज़्यादा होती है। ऐसे में
राइस और वीट पे अगर हम अकेली डिपेंडेंसी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हम डाइवर्सिफाई क्रॉप सिस्टम की बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। देखिए, हमेशा एक चीज़ याद रखिए, किसान किस फसल को उगाता है? जिस पे सब्सिडी मिल रही हो, चलिए ओके, कंप्लीटली फाइन, बट व्हाट अबाउट द डिमांड एंड प्रोडक्शन? अगर डिमांड बढ़ जाती है कोर्स ग्रेन की, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मेज की, है ना, क्या होगा भाई? जब डिमांड बढ़ेगी तो किसान ऐसी फसलें भी उगाएगा। किसान को फायदा क्या है? कम देख रेख करनी पड़ती है, केमिकल कम से कम इस्तेमाल करना पड़ता है, कम पानी की आवश्यकता है, कम देख रेख करनी पड़ेगी। ड्रॉट प्रीन एरिया में भी बहुत आसानी से ये लग जाते हैं। परिणाम, एवरीवन विल बी इन प्रॉफिट। खाने वालों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगी, उगाने वाले को भी देखिए पॉकेट फ्रेंडलीनेस हो जाएगी। कहीं ना कहीं अगर हम देखें, अगर हम फूड क्रॉप को यहाँ पर बढ़ाएंगे तो एक फूड सिक्योरिटी भी मेंटेन होगी, बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन होगी, साथ ही हमारा जो फोकस है, जो केवल और केवल राइस और वीट के कल्टीवेशन तक रह गया है, वो भी चेंज होगा, क्योंकि ये मार्जिनल फार्मर्स पर एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। चलिए, तो ये थी सारी चीज़ें। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से सॉइल, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजेशन, इंडिया का ग्रीन रिवॉल्यूशन, सारी चीज़ें आपस में कोरिलेट हैं व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, न्यूट्रिशन, ecology, biodiversity, soil health, water health and our human health also. चलिए, moving on to the next article of the day, which is talking about the mapping the socio-economic changes in the lower Kaveri Delta. चलिए, बात करने वाले हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट विलेजेस की, विच इज़ दी पलाकुरुची एंड बेनमनी। यहाँ पर जो फाउंडेशन फॉर द एग्रेरियन स्टडी है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी 2018 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि लोअर कावेरी क्षेत्र में किस तरीके के सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं उसको समझना। किस तरीके से ये जो विलेजेस हैं, क्या यहाँ पर एग्रेरियन डायनामिक्स चेंज हुए हैं, क्या वाटर सप्लाई चेंज हुआ है, किस तरीके के क्रॉप पैटर्न्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ना तो क्वेश्चंस कम कि हम सिर्फ इन्हीं दो क्षेत्रों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस समझिए। पालाकुरुची जो कि किल्लावुरु तालुक में यहाँ पर सिचुएटेड है, ये बहुत समय से इकोनॉमिस्ट की स्टडी का विषय रहा है, नियरली इन द बिगनिंग फ्रॉम द 20th सेंचुरी। वहीं अगर हम वेनामानी की बात करें तो इसके अंदर आपको हैमलेट ऑफ केलावनामी आपको देखने मिल जाएगा, जहां पर एक ट्रेजिक इंसिडेंट अकर हुआ था ऑन December 25, 1968, जो कि हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे क्या इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था, तो देखिए, 44 दलित जो थे, इनको यहाँ पर फोर्सफुली एक हट में बंद कर दिया गया था और इस हट को यहाँ पर आग ही लगा दी गई थी, जो कि सोशल जस्टिस का एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत है सभी के सामने। दोनों विलेजेस की अगर हम बात करें तो ये लोकेट करते हैं कावेरी इरिगेशन सिस्टम के पास, और इसी की वजह से जो फ्लक्चुएशन है कावेरी के वाटर सप्लाई में, वो इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को भी चेंज कर देता है। लोअर कावेरी डेल्टा की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ऐतिहासिक रूप से राइस कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। चूंकि कावेरी नदी का पानी यहाँ पर आता है, कावेरी नदी का सरप्लस आपको देखने मिलता है, इसीलिए इन क्षेत्रों में हमेशा एग्रीकल्चर सरप्लस कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो क्षेत्र हैं, ये सीवियर एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन का पार्ट बन जाते हैं बाय द फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स एंड द स्टेट। एग्रेरियन रिजाइम की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रॉप अल्टरेशन हमें देखने मिलता है, और कहीं ना कहीं एक जो ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस हैं उसमें भी डिक्लाइन हो रहा है। आगे वहीं अगर हम बात करें, जो राइस का कल्टीवेशन है और वाटर सप्लाई, ये चेंज हुआ है। जो डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया गया है 2018-19 को रेफरेंस मारकर, इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो डिक्लाइन है डेल्टा का, जो स्टेटस है राइस कल्टीवेशन का, जो हब बोला जाता है तमिलनाडु क्षेत्र में, ये यहाँ पर डिक्लाइन होता जा रहा है। कारण जो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट आपको लगातार देखने मिल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, इसकी वजह से। वहीं रीजन की अगर हम बात करें तो डबल क्रॉप सिस्टम से आप देखेंगे ये सिंगल क्रॉप सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो गया है। राइस यील्ड की बात करें तो वो भी यहाँ पर डिक्लाइन होती जा रही है इन दी पलाकुरुची विलेज।
फैक्टर्स की बात करेंगे कि क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या क्रॉप पैटर्न यहाँ पर चेंज हुआ है, तो एक अनइवन कावेरी वाटर सप्लाई की वजह से स्टडी में पता चला है कि एक इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई होने के कारण जो एग्रीकल्चर है, जो इरिगेशन पॉलिसीज़ हैं, ये भी कहीं ना कहीं चैलेंज का विषय बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, कोई सूटेबल क्रॉप यहाँ पर नहीं इंट्रोड्यूस हो पा रही है, जिसके कारण जो नया वाटर रिजाइम है, जो मॉडर्नाइजेशन है, जो माइक्रो लेवल इरिगेशन सिस्टम है, उसकी सहायता लेकर क्रॉप्स यहाँ पर लगाई जा सके। इसी के कारण अगर आप देखेंगे तो बहुत सालों से ड्रॉट और साइक्लोन की वजह से ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो क्रॉप की कंडीशन है वो भी ख़राब होती जा रही है। कारण क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ तो बनती हैं, लेकिन इसके बीच में कई बार ड्रॉट आ जाता है या साइक्लोनिक कंडीशन हो जाती है और ये पॉलिसीज़ ऐसी की ही ऐसी धरी रह जाती हैं। आगे अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन नहीं होने की वजह से एक क्रॉप रेजिलियंस यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट नहीं हो पा रही है, और वाटर चैलेंज और क्लाइमेट कंडीशन पॉलिसीज़ बनाने के लिए बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। इसी के कारण हमें समझना होगा सोशल इनइक्वालिटी को लेकर। तो जो सोशल डिफरेंस है, जो इनइक्वालिटी है लोअर कावेरी डेल्टा में, वो अभी भी आपको पलाकुरुचि और विनमानी जगह पर देखने के लिए मिल जाएगी। एक तरफ अगर हम बातें कि हमें ये भी एक्नॉलेज करना होगा कि जो ऑपरेशन है जो कि दलित एग्रीकल्चर वर्कर्स यहाँ पर फेस करते थे, ये कम हुआ है, लेकिन हमें ये भी यहाँ पर मानना होगा कि अभी भी जो लैंडलॉर्ड है, दे आर स्टिल कंटिन्यू टू मेंटेन अ हायरार्की। ठीक है, कारण एक इनइक्वालिटी क्रिएट होना। लैंड ऑनरशिप पैटर्न हमें एज इट इज़ देखने मिलेंगे। एक्सेस ऑफ एजुकेशन की बात करें, नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो इसकी वजह से जो सोशल डिस्पैरिटी है उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने के लिए आया है। बट स्टिल ऐसे लोग जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो स्मॉल परसेंटेज में हैं, अभी भी यहाँ पर दे आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अब देखिए एक और यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज हमें देखने मिलेगा, लैंड ओनरशिप का चेंज। इस स्टडी में एक और हिस्टोरिक चेंज देखने मिला है इन द लैंड ओनरशिप स्ट्रक्चर, विच हाईलाइट दैट दलित हाउस होल्ड इन बोथ विलेजेस नाउ ओन सम लैंड, विच इज़ वेरी रिमार्केबल चेंज। अभी तक जहाँ इनको ऑप्रेस किया जा रहा था, नाउ दे आर इन द सिचुएशन वेयर दे आर हैविंग लैंड, एटलीस्ट 1 से 2% लोग अब इनके पास स्वयं की भूमि है, जो कि एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट दिखाता है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में इन दी लोअर कावेरी डेल्टा। लार्जेस्ट क्लास की अगर हम बात करें तो ये आज की डेट में वेज लेबर में इंक्लूडेड है, बहुत सारी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स में हमें ये दिखाई देंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम लोअर कावेरी डेल्टा या लोअर कावेरी क्षेत्र की बात करते हैं, जहाँ पर हिस्टोरिक इंसिडेंट हुआ था, 44 दलितों को यहाँ पर एक साथ जला दिया गया था, ऐसे में एक डायनेमिक शिफ्ट यहाँ पर आना अपने आप में बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, जो ये बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से समय के साथ अगर हम बदलाव की तरफ चलेंगे, मॉडर्नाइजेशन को अपनाएंगे और नॉलेज या एजुकेशन को यहाँ पर प्रमोट करेंगे, सो थिंग्स द सोशल डिस्पैरिटी विल चेंज। चलिए, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, बहुत ही छोटी सी चीज़ हमें इसमें पढ़नी है। हम कई बार COP28 को यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, सिर्फ इतना समझ लीजिए कोल को फेस आउट करने की बात की जा रही है। COP28 में प्लेज लिया गया है कि कोल का इस्तेमाल यहाँ पर कम से कम किया जाएगा ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ जा सकें, नॉन रिन्यूएबल का कम से कम इस्तेमाल करें। हालांकि ये जो प्लेज है इसके साथ यहाँ पर एक चीज़ भी आपको देखने मिलेगी कि जो ट्रिपल है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी को, इसको ट्रिपल करने की बात की जा रही है 2023 में, बट इट ऑल्सो इंक्लूड रेफरेंसेस टू कोल फेज आउट। और यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया की पोजीशन कोल पर क्या है। देखिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉल आया है कि हमें कोल को शिफ्ट करना है, बट स्टिल इंडिया रिमेन्स स्टेडफास्ट इन यूजिंग कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कारण क्यों? अभी हम डेवलपमेंट की फेज़ में हैं, हम डेवलप्ड नहीं हुए हैं, और ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया अभी कोल का यूज़ करे। ये जो प्लेज है इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉप डिस्कशन, बट इसको इनिशिएट किया गया था होस्ट कंट्री विच इज़ द UAE। ऐसे में इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का अपना एक स्टैंड है कि वी विल स्टिल
यूज़ कोल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, क्योंकि हम अगर अपनी इकोनॉमिक और डेवलपमेंट इम्पेरेटिविटीज़ को देखें तो एक बहुत बड़ा तबका आज की डेट में भारत का कोल माइंस में यहाँ पर काम करता है, और एकदम से अगर हम 2030 में इसको फेज आउट करने की बात करेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया एट एनी कॉस्ट। चलिए, moving on to the last article of the day, and we will talk about the All India Judicial Services. इसको अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा सका, कैसे ये फेल हो गया, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन के दौरान हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने एक बात बोली थी कि हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है ताकि जजेस की रिक्रूटमेंट यहाँ पर किए जा सके। आगे अगर हम बात करें, ये जो प्रपोजल था, इसका मुख्य उद्देश्य था जुडिशियली डाइवर्सिटी को यहाँ पर एनहेंस करना, ताकि जो रिप्रेजेंटेशन है मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप का वो ज़्यादा किया जा सके। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर, तो आर्टिकल 312, ठीक है, आर्टिकल 312 कॉन्स्टिट्यूशन का अलाउ करता है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को यहाँ पर बनाया जा सकता है। राज्यसभा थ्रू अ रेजोल्यूशन विद एटलीस्ट 2/3 सपोर्ट they can declare the need for such services in for the national interest, कि हमारे देश की आवश्यकता है और इसको लाया जाएगा। पार्लियामेंट लॉ के थ्रू यहाँ पर इसे इस्टेब्लिश कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। जो रिक्रूटमेंट सर्विसेज हैं उनको यहाँ पर अंडर दी AJIC के स्ट्रक्चर और लिमिटेशन की बात करें तो देखिए, AJIC कैन नॉट इंक्लूड एनी पोस्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एज स्पेसिफाइड अगेन अंडर आर्टिकल 236। डिस्ट्रिक्ट जज पोजीशन की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे रोल होते हैं, जैसे सिटी सिविल कोर्ट जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो AJIC का जो एम है, एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट यहाँ पर क्रिएट करना ऑफ द जजेस एट डिफरेंट लेवल, डिस्ट्रिक्ट जजेस फॉर ऑल स्टेट, उसके लिए ये काम करते हैं। आगे अगर हम बात करें, सो डिपार्चर फ्रॉम द प्रेजेंट इलेक्शन सिस्टम, तो करंट सिस्टम यहाँ पर बोलता है कि आर्टिकल 233 एंड 234 कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि अपॉइंटमेंट करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस को लेकर अंडर द डोमेन ऑफ द स्टेट। भाई, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करें और हाई कोर्ट्स की बात करें तो ये कंडक्ट करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, जिसके अंदर हाई कोर्ट्स के हाई कोर्ट के जो कैंडिडेट होते हैं उनके इंटरव्यू किए जाते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है टू दी सबऑर्डिनेट जुडिशरी। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें, विच इज़ द जुडिशियल एग्ज़ाम, जिसे हम बहुत कॉमनली जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं, इसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जजेस को सिलेक्ट करने के लिए। अब जो प्रपोज्ड AJIC है, इसके अंदर बात की जा रही थी कि हम एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें। जिस तरीके से UPSC यहाँ पर अपना एक मॉडल करता है कि वो अपने अंदर बहुत सारी सर्विसेज के लिए एक साथ रिक्रूटमेंट एग्जाम कराता है, इन अ सिमिलर वे हमें AJIC को यहाँ पर बनाना होगा कि ये जो अलग अलग एग्जाम है, अलग अलग जो सिस्टम है, स्टेट PCS के सिस्टम है या जो डिस्ट्रिक्ट के अपने अलग अलग सिस्टम है जजेस को रिक्रूट करने को लेकर, उन सभी को यूनिफाइड किया जा सके। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे इनको असाइन किया जाएगा अपने अपने स्टेट्स के लिए, और जो करंट एक जो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच को भी हम अपना सकेंगे। सो दिस इज़ व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2006 में अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस लॉ एंड जस्टिस ने भी इस आइडिया को यहाँ पर सपोर्ट किया था, एंड दे ऑल्सो ड्राफ्ट अ बिल ताकि एक फॉर्मली इस्टेब्लिश किया जा सके AJIC को। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स या डायरेक्टिव्स की बात करें तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन 1 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डायरेक्ट किया था सेंटर को कि भाई आप AJIC को इस्टेब्लिश करिए। हालांकि 1993 में रिव्यू हुआ यहाँ पर, और सेंटर को यहाँ पर फ्रीडम दे दी गई कि भाई इट इज़ देयर इनिशिएटिव, दे कैन डिसाइड वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। अगेन इन 2017 इफ विल से, तो सुप्रीम कोर्ट थ्रू द सुओ मोटो कॉग्निजेंस इन्होंने बोला कि जो एक्सप्लोर किया इशू ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंटमेंट, और बोला कि हमें एक सेंट्रल सिलेक्शन मैकेनिज्म की आवश्यकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल सिलेक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो 2017 में सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार, इनको ही बिकेम दी
ही प्रपोज्ड दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म। ये जो कॉन्सेप्ट था इसके अंदर बात की गई थी अगेन कि कॉमन एग्जामिनेशन करवाइए नेशनल लेवल पर, इंस्टेड जो सेपरेट सेपरेट स्टेट अपने अपने जगह के एग्जाम कराते हैं एक साथ एग्जाम कराइए लाइक द यूपीएससी, एक साथ यहाँ पर ट्रेनिंग दीजिए और ट्रेनिंग के बाद जो फाइनल कैंडिडेट्स हैं उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर भेजा जा सकता है। हाई कोर्ट वुड्स देन व्हाट दे कैन डू, यहाँ पर इन्होंने बोला कि हाई कोर्ट बाद में अपना इंटरव्यू कर सकते हैं, अपनी एक मेरिट लिस्ट बना सकते हैं जो कि हाई कोर्ट की फ्रेमवर्क के हिसाब से सेट होगा। जब इतनी सारी बार इसको यहाँ पर सजेस्ट कर दिया गया है तो वाई देयर स्टिल अ चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग दी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। देखिए सेंटर ने इनिशिएट किया था इस प्रोसेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल यहाँ पर बनाया था जिससे जो कमेटीज़ हैं हमारी, जो सेक्रेटरीट हैं, वहाँ से अप्रूवल मिला। 2013 की बात करें तो इसे डिस्कस भी किया गया, हालांकि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। क्यों? क्योंकि इसको लेकर कोई भी कॉन्शियसनेस यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो 2015 में इस तरीके की चर्चा दोबारा निकाली गई थी बट नो वन वॉज टॉकिंग अबाउट इट। बात अगर हम करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिजर्वेशन को लेकर तो जनवरी 2017 में एक मीटिंग यहाँ पर हुई जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे, क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। एज क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होंगे, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, हम इसको किस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, इसको लेकर डिस्प्यूट होता रहा और अगेन 2017 में भी ये प्रपोजल पास नहीं हो पाया। अगेन हम 2017 की ही बात करें, मार्च 2017 में, तो फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू इन्होंने एक्नॉलेज किया कि भाई अभी भी कहीं ना कहीं एजेआईसी के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर एक कन्फ्यूजन है, को अभी भी लेकर बहुत सारे यहाँ पर कॉन्शियसनेस आपको देखने मिल रहा है। एक डाइवर्जेंट ओपिनियन है स्टेक होल्डर्स के अंदर, कोई यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो मूवमेंट होना चाहिए, जो हमारा एक हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए, इट इज़ स्टिल लैकिंग। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दी एजेआईसी। बहुत अच्छे से डिटेल में आर्टिकल दिया हुआ है। आप इस पूरे डिस्कशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल राउज अकेडमी ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं फॉर डेली एंड मंथली करंट अफेयर्स विद दी सेक्शनल वाइज अप्रोच, जहां पर साइंस में क्या करंट अफेयर्स हुए हैं हर महीने में, इकोनॉमी के क्या करंट अफेयर्स है इन डिटेल। यू कैन डाउनलोड दोज PDF दैट टू अ फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए बात करते हैं आज के मेंस आर्टिकल ऑफ द डे को, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे को लेकर। सो देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। वन इज रिलेटेड विद द AJIC, another related with the coal phasing out in India. What all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on our website. We will check, we will assess and we will let you know कि आपके आंसर कैसे थे। So, thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.